हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर की, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में हम ये वाला जो चैप्टर है आपका है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, आपका न्यूमेरिकल हो गया, वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। वैद्युत रसायन में सबसे पहले आप नाम से ही समझ लीजिए, दो वर्ड से मिलकर के वैद्युत रसायन बन रहा है, एक विद्युत दूसरा रसायन। ठीक है ना, यानी विद्युत की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और रसायन यानी केमिकल्स की बात हो रही है। तो है क्या, एक वैद्युत ऊर्जा की बात होगी, दूसरा रासायनिक ऊर्जा की बात, और दोनों इंटर कन्वर्टिबल होंगे। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस प्रकार से आप कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग फोन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो फोन क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में भी बदल रहा है और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। एक बार वो चार्ज होता है, ठीक है ना, चार्ज में हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, और जब भी हम उसको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है ना, तो दो तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। तो वैद्युत रसायन है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो जहां पर भी आप विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में संबंध देखेंगे, उसी को वैद्युत रसायन कहा जाएगा। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत आप इस संबंध को पढ़ रहे हैं, उसको वैद्युत रसायन कहा जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which establishes a relationship between chemical energy and electrical energy. Okay, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जहां पर आप रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं या फिर एक संबंध को समझते हैं, उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन कहा जाता है। It deals with the study of chemical changes which occur on passing electric current into certain chemical system, and also with the generation of electricity by carrying chemical reactions. The chemical changes which involve the flow of electric current are called electrochemical changes. Okay, क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझिए। It deals with study of chemical changes. ठीक है ना, केमिकल चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। विच अकर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के पास होने पर, प्रवाहित होने पर क्या क्या केमिकल चेंज आते हैं, उसके साथ डील करता है, यानी कि उसको हमें समझाता है। इनटू सर्टेन केमिकल सिस्टम, किसी किसी केमिकल सिस्टम में ये होगा, एंड ऑल्सो विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक जो अभिक्रियाएं हो रही हैं या रासायनिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, उन अभिक्रियाओं या परिवर्तनों के फलस्वरूप आपकी विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी दो चीजें हो रही हैं, पहली कि विद्युत ऊर्जा के कारण कितनी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा केमिकल आपका जो रिएक्शन है उससे विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है। तो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पर समझनी है। द केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ऐसे रासायनिक परिवर्तन, ऐसे केमिकल चेंजेस जिससे क्या होगा आपका, विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहा जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत रासायनिक परिवर्तन क्या है, जो एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप, यहाँ पर वैद्युत रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ओके, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा
के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है वैद्युत रसायन कहलाती। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो रासायनिक और वैद्युत ऊर्जा के बीच में हम संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जैसे टीवी का रिमोट है आपका, या आपके जो सेल होते हैं जो आप घड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसी का रिमोट हो गया आपका। ठीक है ना, तो उन सभी में सेल लगे होते हैं। उस सेल के अंदर क्या है, आप बोलते हो केमिकल है, तो केमिकल में क्या हो रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा वहां पर बन रही होगी। और उस रासायनिक ऊर्जा, जब सेल आप किसी मशीन में डाल रहे हैं, या जैसे रिमोट में आप वो सेल लगा रहे हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा में आपकी बदल रही है। ठीक है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदल रहे हैं सेल, उनको क्या कहा जा रहा है, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो उन्हीं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको गैल्वेनी या आपका वोल्टियर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? An electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from the chemical reaction occurring in it. Okay? क्या कहा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, an electrochemical cell, एक जो विद्युत रासायनिक सेल है, इज अ डिवाइस, एक ऐसी युक्ति है, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को जनरेट करता है, उसका उत्पादन करता है, फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन इट। कहां से उत्पन्न कर रहा है, जो उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, उनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस सेल के अंदर, और ऐसे सेल को ही विद्युत रासायनिक सेल कहा जा रहा है। और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू इट टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन इन इट। ओके, या फिर क्या कर रहा है, यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को आपका यूज कर रहा है, सप्लाई टू इट टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, जिससे कि केमिकल रिएक्शन आपकी हो सके। दीज डिवाइसेज आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है ना, ये डिवाइस क्या कर रहे हैं, आपका वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या है, केपेबल है। A common example of an electrochemical cell is a standard 1.5 volt cell, which is used to power many electrical appliances such as TV, remotes and clocks. Okay, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपका एक कॉमन एग्जाम्पल है, जो 1.5 वोल्ट का आपका सेल होता है। घर में देखना, आपके क्लासरूम में होगा, वर्चुअल क्लासरूम में आपकी, जो टीवी या आपके क्लॉक्स में लगे होते हैं और टीवी के रिमोट्स में जिनका यूज किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपका उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसे ही वोल्टीय
या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो दो तरह से पढ़ेंगे, एक पहले हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से हम फिर रासायनिक ऊर्जा की बात करेंगे। ओके। और इसका एक उदाहरण है डैनियल सेल। ओके। चलिए, तो क्या क्या समझ में आया। पहले वैद्युत रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंध को समझ रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने बोला वैद्युत जो ऊर्जा है उससे रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्जन हो रहा है वो एक सेल के द्वारा हो रहा है, और उस सेल को कहा जा रहा है आपका वैद्युत रासायनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को आपका वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। जैसे हमें हमारे टीवी रिमोट का या एसी के रिमोट का या फिर घड़ियों में जो लगने वाले सेल हैं, वो सब ये इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम वैद्युत रासायनिक सेल कह रहे हैं। उसी वैद्युत रासायनिक सेल को वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल भी आपका कहते हैं। उसका उदाहरण है आपका डैनियल सेल। ठीक है ना। अब डैनियल सेल को समझने से पहले, डैनियल सेल आपका कुछ इस प्रकार का है। ये आपका एक डैनियल सेल है। ठीक है। इस डैनियल सेल की कार्य प्रणाली है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या इसके अंतर्गत हो रहा है, उसको समझने से पहले एक आध टर्म्स हैं जो आप क्लियर कर लेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। क्या कहा गया, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो ये दो तीन टर्म्स हैं जिनको आप समझ लेंगे। लवण सेतु क्या होता है आपका, इन चीजों को आप लोग समझ लेंगे तो आपका ये जो सेल है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताओ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, आप लोग पढ़ते हैं। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में आपका क्या हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है, वही ऑक्सीडेशन है। अदर देन दिस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी इधर हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे तो इधर ऑक्सीजन हट रही होगी रिडक्शन में। यहाँ पर इस सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिडक्शन वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि रिडक्शन यानी अपचयन में क्या होता था। तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या होता है, अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन। इसके अतिरिक्त ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी आ रही है तो वो भी अपचयन है। और इसके अतिरिक्त अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है या इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो भी रिडक्शन के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, और एनोड कैसी है आपकी, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है। इतना समझ आया क्या बोला गया, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, एनोड, और जो कि आपका कैसी है, निगेटिवली चार्ज। ओके। देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो रहा है वहां पर उसका क्या मतलब है कि रिडक्शन चल रहा है, और रिडक्शन किस पर हो रहा है, कैथोड पर, और कैथोड कैसी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। ओके। तो इस तरह से आपके लिए एनोड और कैथोड क्लियर हो जाने चाहिए। इसके लिए आप LOAN यानी लोन करके वर्ड भी आता है। लोन का मतलब क्या है, एल का मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में। ओ का अर्थ है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, एंड लास्ट एन जो है उसका मतलब है नेगेटिव। ठीक है। इन लेफ्ट हैंड साइड में जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, और वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। तो ठीक इसके विपरीत कहा हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो आपकी कैथोड। ओके। तो इलेक्ट्रोड और कैथोड आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, एनोड क्या है, जिंक की बनी हुई है, और कैथोड आपकी किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। डैनियल सेल में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है।
कॉपर की क्या क्या है आपकी, यहाँ पर कैथोड है और एनोड किसकी है आपकी, जिंक की है। फिर हमने क्या बोला, इनसे हम लोग ना इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अभी इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब आप किसी धातु को उसी के लवणीय विलयन में रखते हैं तो वो उसका इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे अगर हमें जिंक की इलेक्ट्रोड बनानी है तो हमें उसे जिंक के ही किसी लवणीय विलयन में डुबो करके रखना होगा। तो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये पार्ट पर अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी सिर्फ ये जो रॉड है और ये जो बीकर है इस पर ध्यान दीजिए। तो आपने क्या किया बच्चे, आपने यहाँ पर जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली, जिंक की आपने क्या ले ली, यहाँ पर एनोड बना ली, एक रॉड ले ली और उस छड़ ले लिया आप बोल सकते हो, और उसको आपने क्या किया, यहाँ पर जिंक के ही विलयन में डुबो करके रख दिया। ठीक है, ये जिंक का आपका विलयन है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये इलेक्ट्रोड बन गई है। सेम आप क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रोड यहाँ पर बनाएंगे। कॉपर है और इसको आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो करके रख। तो ये क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये कौन सी है आपने कहा, ये एनोड है जिस पर ऑक्सीडेशन चल रहा है। ओके, और ये आपकी क्या है, कैथोड है जिस पर क्या चल रहा है, रिडक्शन चल रहा है। ओके, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज है, ये आपकी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, करंट फ्लो होगा इसमें। ठीक है ना, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और यहाँ पर आप वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं जो आपकी विद्युत धारा को मापे। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लगा दिया। और इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे, आप इन दोनों वैद्युत अपघट्टों के विलयनों को, दोनों जो विलयन है इनको आप एक लवण सेतु से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, लवण सेतु से जोड़ देंगे। लवण सेतु आपका क्या काम कर रहा है, यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसको बनाए रखने में मदद करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर आपका ये लवण सेतु काम करेगा। ठीक है, और लवण सेतु के अंतर्गत आप अंदर आप ऐसा लवण भरते हैं जिसके जो दोनों आयन होंगे, ठीक है, वो एक तरह से गतिशील होंगे, उनकी गतिशीलता या क्रियाशीलता क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। ठीक है ना, ये आपने बोला था ये जिंक की बनी हुई है, इसको हमने जिंक के ही सोल्यूशन ZnSO4 में डाल दिया। ये आपकी कॉपर की बनी हुई थी, इसको आपने कॉपर के ही सोल्यूशन CuSO4 में डाल। ठीक है, इस तरह से आपने दो इलेक्ट्रोड बनाए और उन दो इलेक्ट्रोडों को आपस में कनेक्ट किया। फिर उनके जो जिस विलयन में वो डाले गए थे उन विलयनों को आपने क्या किया, एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए किस प्रकार से आपका यहाँ पर चीजें हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, जिंक की छड़ थी उसको जिंक के विलयन में, लवणीय विलयन में जो ZnSO4 है उसमें डुबो करके रखा गया है। कॉपर की छड़ थी उसको कॉपर के ही विलयन CuSO4 में डुबो कर रखा गया है। दोनों को इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है और दोनों के जो विलयन है यहाँ पर उनको एक लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा गया है, जिस सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पर KCl को लिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड को, जहां पर आप बोल रहे हो पोटेशियम का जो आयन है और क्लोराइड जो आयन है उन दोनों की गतिशीलता समान है, तो वो यहाँ पर भरा गया है सॉल्ट ब्रिज में। ओके, यहाँ पर अब चल क्या रहा है, आपका जिंक जो करेगा वो करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बता रहे हैं। एक और लाइन आती है यहाँ पर कि जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब हम अभिक्रियाशीलता का क्रम देखते हैं तो जो धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है जनरली वो क्या कर रही है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, और जो कम अभिक्रियाशील है उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिंक आपकी अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी जिंक आपका क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है। तो जो जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा,
जिंक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो यहाँ कैथोड पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में किसका फ्लो होगा, आपका विद्युत धारा का फ्लो होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चल रहे हैं तो विद्युत धारा आपकी कैथोड से एनोड की ओर चल रही हो। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये डैनियल सेल काम कर रहा है। अब इसको एक बार बना लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, हमने क्या बोला, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। ठीक है, तो जिंक जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या कर रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये निकल रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, या आप क्या कह सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। दूसरा, जो यहाँ पर आपका Cu पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu बना रहा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दान किए गए, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए गए। Cu2 पॉजिटिव था, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कॉपर बनता है इस तरह से। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, तो ये हो गए अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के लिए जब आप पूरी अभिक्रिया लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आती है, Zn जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस Cu2 पॉजिटिव जो यहाँ से आया होगा एक्वस। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का आपको ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट कि कौन सी अवस्था में आपका वो आयन है या फिर वो आपका तत्व है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, वो इधर जाएगा सोल्यूशन में, तो एक्वस में है। और आपका Cu2+ है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किए होंगे जो जिंक ने त्यागे हैं आपका, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा इस तरह। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, यानी जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उन पर आपने ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर आपने अभिक्रियाओं के बारे में बात की, कैथोड और एनोड पर आप बात करेंगे क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है, तो फिर आपके लिए इजी होगा उसमें अंतर स्थापित भी करना कि कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है। फिर हम गैल्वेनी सेल या डेलिया सेल, उसी का उदाहरण है, उसी पर बात करेंगे, क्या क्या उसके पार्ट हैं, क्या क्या उनका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, इससे आगे एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि आने वाले सेशन में जो पढ़ाया जाए वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।